आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। आज का जो मुद्दा है वो है टीकाकरण। मतलब कई बार ऐसा होता है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो उनको सिस्टम जो है वो ब्लॉक कर रहा है। सिस्टम आज के टाइम में सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा संघ जो है वो सिस्टम नहीं है। संघ और भाजपा तो उन लोगों के दलाल बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो उन लोगों के दलाल बने हुए हैं जो आज सरकारों को कंट्रोल करते हैं। आज सरकार को कंट्रोल कर रहा है कॉरपोरेट, और ये सिर्फ अंबानी और अडानी वाला कॉरपोरेट नहीं है। इसमें नंदन नीलकेनी भी शामिल है, आधार कार्ड वाला, नारायण मूर्ति भी शामिल है, इसी के अंदर बिरला भी शामिल है, रतन टाटा भी इसमें शामिल है, और ये तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनको हम कहते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो रखे हैं। ये मान के चलिए कि 500 करोड़ से ऊपर का जो उद्योगपति है वो आज के टाइम में सरकार है। वो सरकार से अपनी नीतियां बनवा रहा है। लोगों के मतलब की नीति सिर्फ इसलिए नहीं बनती क्योंकि लोगों के आदमी हमने चुनकर नहीं भेजे। हमने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में उन लोगों को भेजा हुआ है जो इन्हीं लोगों के नुमाइंदे हैं, जो इन्हीं के चमचे हैं, इन्हीं के चेले हैं, इन्हीं के पुराने मतलब पुश्तैनी जिनको हम कहते हैं, जो हाथ जोड़कर खड़े रहते थे इनके दरवाजे पर, वैसे लोग हमने चुन करके भेजे हैं। हमने वो आदमी चुनकर भेजा है जिसके दरवाजे पे अगर हम लोग अपने गुहार लगाने जाएंगे, अपनी मांग मांगने जाएंगे, तो उसके बाहर उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि हम अपनी मांग उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमने अपने बीच का आदमी वहां नहीं भेजा, क्योंकि हमने अच्छे आदमी नहीं भेजे। तो हमारी आवाज फिर सुनेगा कौन? जो एक दो भेजे हुए थे उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि जिन लोगों को मतलब जो हमारे बीच के लोग थे वो पता नहीं तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, या उनसे कुछ गलती हो गई, उनके खिलाफ कोई सीडी आ गई, या उनके किसी कागजात मिल गए उनको, उनके खिलाफ के एक ईडी का मतलब छापा पड़ता है, और अगले दिन उनकी नीतियां जो हैं उस गोभी जी की नीतियों में उनका विश्वास जाग उठता है। ये रेगुलर पिछले 6 सालों से आपने देखा है। जो भी तबका सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उसी तबके के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, और फिर उस एग्जाम्पल को देख करके बाकी के लोग चुप रहते हैं। आज हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे कि ये देश में रह करके हम लोग कितने खुश हैं, या फिर हम लोग कितने सुनिश्चित हैं, या हम कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या फिर हम कितने आजाद महसूस कर रहे हैं। ये आप सबको मालूम है। और ये सिर्फ हमारे देश के हालात नहीं हैं, ये हर उस मुल्क के हालात हैं जहां पर भी लोगों ने सरकारें जो हैं वो ऐसी चुनी हैं जो पैसे के दम पर पे आई हैं। और कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने इस फर्जी महामारी के खिलाफ बोलने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। वो फरवरी में बीमार हो जाते हैं और फिर मार्च में उनका देहांत हो जाता है, और ये कह दिया जाता है कि वो एक अज्ञात बीमारी से, हृदयाघात से जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। या अगर किसी को स्नाइपर से डर लगता है, असैसिनेशन से डर लगता है, तो ये हो जाता है। देखिए, वही लोग जिन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट की थी देश के अंदर आपातकाल लाने की, इंदिरा गांधी का और हिटलर का जो तरीका था काम करने का अपने मुल्क के लोगों के साथ, वही तरीका नरेंद्र मोदी आज इस्तेमाल कर रहा है। पहले इंदिरा गांधी को भी इस तरह का प्रधानमंत्री बताया गया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हुआ करती थी, चाइना के साथ युद्ध लड़ा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और वही युद्ध का माहौल जो है वो इस सरकार ने बनाया, नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने भी एक अभियान चलाया था जिसके अंदर वो हमारे देश के लोगों को एक तरह से क्या कहेंगे हम उन्हें, नसबंदी जो कर रहे थे, नसबंदी के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण रोकने की कोशिश हो रही थी, और वही प्रोसेस आज चल रही है। आज इस टीके के थ्रू हो रहा है ये काम। मेरे पास कुछ अधिकारियों के, कुछ टीचर्स के, कुछ सरकारी कर्मचारियों के और प्राइवेट कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोगों के फोन आए लगातार, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस इसके खिलाफ बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस मैं आपको बता रहा हूं
लेकिन जैसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में डालता हूं, जैसे ही मैं कोई इन्फॉर्मेशन डालता हूं, मेरा अकाउंट जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट वो ब्लॉक हो जाता है हफ्ते 10 दिन के लिए। और अब की बार मुझे वार्निंग मिली है कि अगर मैंने अब की बार फिर से वायलेशन किया तो उनकी जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं तो 1 महीने के लिए हम ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपके पास खबर कैसे पहुंचेगी भाई? आप एक स्वतंत्र आवाज को भी दबा देंगे। हमारे पास कुछ रिसर्च है, हमारे पास उन लोगों का डाटा है जो लोग मर रहे हैं रोजाना, जो मतलब हजारों लाखों लोग मर चुके हैं, मतलब टीके लगवा लगवा करके, और उसके बाद लोगों में नपुंसकता आ रही है, स्त्रियों में बांझपन आ रहा है, लकवा मार गया है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है नए नए जवान बच्चों को। तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं शायद इस खेल को, क्योंकि जो टीका अभी ट्रायल में है उस टीके को लगा करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हो, आप तो समझदार नहीं है मेरे ख्याल से। आप मतलब आप समझदार हैं इस बात को लेकर के, या इतना समझिए आप इस बात को, या कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लीजिए। ऐसा क्यों है कि सारे लुटेरे गुजरात से हैं? ऐसा क्यों है कि नीरव मोदी विजय माल्या के खिलाफ जब वहां लंदन में या कहीं दूसरे देश के अंदर जब कोई मुकदमा चलता है और भारत का जो तंत्र है वो उसे वापस लाने के लिए बात करता है, और जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो 1 मिनट में ये कह देता है कि मुझे भाजपा के लोगों ने ही मुझे भगाया था और इनके लोगों ने ही मुझसे पैसे लिए पार्टी फंड में। क्यों पार्टी फंड को, क्यों पार्टी के अंदर जो पैसे जमा कराते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड चालू किए, पारदर्शिता को खत्म क्यों किया, जवाबदेही क्यों नहीं है, हम सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हैं? सरकार हमारे पैसे से चल रही है, हमारी वोट की ताकत से इनको ताकत मिली हुई है, लेकिन आप समझिए खेल को किस तरह से आप लोगों को जबरदस्ती घरों के अंदर कैद कर रखा है पिछले 1.5 साल से। और चलो कोई बात नहीं, आपने कैद कर दिया, आपके ऊपर बहुत बड़ी महामारी है, आप जो किराए पे रह रहे हैं उनके घर का किराया पहुंचाइए, जो ईएमआईज है वो ईएमआईज माफ करिए, आप जिनकी जो कमाई चल रही थी उस कमाई को कंटिन्यू करिए, और या फिर आप ये साबित कीजिए कि ये एक महामारी है। किसी महामारी को किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो टेलीविजन पर भी सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वही चल रही है, फलानी जगह इतने केस, फलानी जगह इतने केस, फलानी जगह इतने केस, केस केस, बस और तो कुछ नहीं है ना आप लोगों के पास। वहां हॉस्पिटल में जाओ तो वहां दवाइयां देके मार रहे हैं वो लोग, उसके बाद आप देखिए रेडियो पे देखिए सारा दिन यही चलता रहता है। हम लोगों को जो जगा रहे हैं कि भैया आपको टीका लेना ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो लीजिए और ना ही चाहते तो मत लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जिसको लगवाना है लगवाए, लेकिन जिसको नहीं लगवाना उसके ऊपर जबरदस्ती क्यों? इस देश के अंदर पिछले 6-7 सालों से सिर्फ एक ही चीज बन रही है कि या तो आप हमारे साथ हैं, आप नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं, आप कांग्रेस के साथ हैं, आप वामपंथियों के साथ हैं, आप नक्सलवादियों के साथ हैं, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, या किस कबाड़े के साथ हैं। मतलब आप सरकार के साथ नहीं है तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे क्या? ये किसने बताया? ये 2 चीजें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, बाइनरी बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है भाई, तुमसे अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो है, उसमें क्या दिक्कत है? तुम लोगों को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? और जो कोई इसको टीके को नहीं लगवाना चाहता वो ना लगवाए, तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है इसको लगवाने की? जबकि पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि भैया जी, पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ, उन प्रदर्शनों को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा ये मीडिया। आपको जिसको चाहिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9518170000 9518170000। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और मुझसे वो डिटेल मांग लीजिए, कहां कहां प्रदर्शन हो रहे हैं, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा है, कौन क्या कह रहा है, आपको सारा पता चल जाएगा। और आपको पता लगेगा कि आपने अगर एक पहला टीका लगवा लिया तो आप दूसरा नहीं लगवाएंगे। हमें मरने का शौक है क्या? हमने नहीं लगवाया है। अब तो ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड दे दो, तुम्हें लगा हुआ मान लेंगे, तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना उसको। क्योंकि इनको उस आदमी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, जैसे आधार कार्ड के साथ
आपका परिवार आईडी जोड़ा है और उसके बाद आपकी बिजली को प्रीपेड कर रहे हैं, आपकी गैस को प्रीपेड कर रहे हैं, आपके पानी को प्रीपेड कर रहे हैं, आपकी हर जिंदगी की हर चीज प्रीपेड होने वाली है और आपके पूरे परिवार को इन लोगों ने एक नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया है। यानी आपके परिवार में से कोई एक आदमी अगर छोटी सी भी गड़बड़ करता है, सरकार के खिलाफ चलने की कोशिश करता है, अगर गुलामी को स्वीकार नहीं करता है, तो इन्होंने एक बटन दबाना और आपके सारे एक्सेस बंद हो जाएंगे। अभी तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जमीन है, प्रॉपर्टी है, आपके पास सोना है, चांदी है और बैंक बैलेंस है। बैंक डूबने वाले हैं 2022 से पहले 2022 के दिसंबर से पहले डूब जाएंगे जिस स्पीड से ये चल रहे हैं। अदरवाइज 2023 तो पकड़ना ही नहीं है, गारंटी है मेरी। कोई बैंक नहीं होगा, डिजिटल करेंसी आने वाली है। अगर आपको इसका भी सबूत चाहिए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। सारे बैंक डूबने वाले हैं। आपके सोने के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलने वाला है, जैसे आपको आधार मिला था, जैसे अब आपको ये टीका लगाने के बाद एक 14 डिजिट का नंबर मिल रहा है। आपकी सारी प्रॉपर्टी लिंक हो रही है। आपके पास आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी का हक ही नहीं रहना है। या तो आपको ये अपने खर्चे चलाने के लिए सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी, सारी प्रॉपर्टी जो है आपको उसके ऊपर कर्जा लेना पड़ेगा। और इन्होंने इंतजाम ऐसे पूरे कर दिए हैं इस इकोनॉमी के कि आपका कर्जा लिया हुआ वापस नहीं दिया जाएगा आपसे। बैंकिंग सिस्टम को डूबना ही होता है क्योंकि हम लोगों इतने ज्यादा पैसे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि हमारी हर चीज के ऊपर लोन है। हमारे घर बचे हुए थे गांव के अंदर, लाल डोरे के अंदर, उन लोगों को भी लाल डोरा तोड़ के वो भी बेच दिया। सारी पंचायतों को ये चिट्ठी चली गई है प्रधानमंत्री की 2 सितंबर को कि आप अपनी पंचायतों में क्या क्या बेच सकते हैं वो बता दीजिए। आपको क्या लगता है कि कोई चीज बचने वाली है? बिहार का एरिया जाकर के देख लिए, असम का एरिया देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस वालों ने, फौजियों ने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती टीके ठोके हैं। उस वक्त उनके साथ आपको आना चाहिए था, बोलना चाहिए था। हम लोग तो बोल रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अपील डाली गई, हाई कोर्ट के अंदर अपील डाली गई, तब उन्होंने ये कहा कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन है कि जबरदस्ती किसी को इलाज लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये हमारा हक है। क्यों ऑपरेशन करवाने से पहले तो हमारे दस्तखत लिए जाते थे कि आप साइन करो, आप ले रहे हो, आपकी इच्छा है ये इलाज लेने की। यहां तो नहीं हो रहा है, ये तो ट्रायल पे है सारे टीके। यहां तो हमसे लिखित में नहीं ली जा रही हमारी मंजूरी। यहां क्या हो रहा है, ऊपर से एक आदेश आ गया है कि भैया जी ये वॉलंटियर है, आप वॉलंटियरली ले रहे हो इस टीके को, आपके ऊपर साइड इफेक्ट आता है तो उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये तो आपने अपनी मर्जी से लिया है। सरकार के कागज ये कह रहे हैं आपने अपनी मर्जी से लिया है। आप आज पूछ लीजिए आरटीआई डाल करके। मैं जिसकी बात कर रहा था, जिस सरकारी कर्मचारी की, डीओ, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, मेरे पास एक टीचर की कॉल आई है, एक बीओ से मैंने बात करी, एक हेडमास्टर प्रिंसिपल से बात करी, एक मैंने डीओ से बात करी, डायरेक्टर से मैंने बात की, स्कूल कॉलेज के डीन से बात की मैंने, डीन वेलफेयर स्टूडेंट से। अच्छा, आप जो स्टूडेंट वेलफेयर है डीएसडब्ल्यू से बात की। उसके बाद मैंने कॉलेज के रजिस्ट्रार से बात की। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि मान लो कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दे डोंट हैव एनी आंसर। मैंने कहा कि अगर दूसरी डोज के बाद भी अगर उनके अंदर कोई नया वेरिएंट आता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तब तुम उसके लिए नया बूस्टर लगाओगे, तब तुम कोई तीसरा लगाओगे, तब तुम चौथा लगाओगे। मतलब तुमने लैब रैट बना रखा है हमारे बच्चों को, हम लोगों को। ना हमने, ना हमारे घर में किसी ने कभी भी किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। मैं खुद 1.5 साल से मैंने कोई मास्क नहीं पहना है। अभी 9.5 महीने से हम लोग आंदोलन में घूम रहे हैं। हम परमानेंट लोगों के बीच रहते हैं। हम लोग गंदगी में भी रहे, हम सर्दी में भी रहे, बारिश में भी रहे, पानी खड़ा रहता वहां भी रहे। आपने देखा होगा लगभग हम लोग हर जगह रहे। हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट इस तरह के बना दिए गए टीवी के माध्यम से, या फिर संघ के लोगों ने, जो लोगों के बीच बैठते हैं उन लोगों ने, कि तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ गई होगी, तुम्हारा क्या है, उनसे पूछो जिनके घर में मौत हुई है। अरे भाई, जिनके घर में मौत हुई है वो पूछे सरकार से कि तुमने वो इलाज का प्रोटोकॉल वापस क्यों लिया जिस इलाज के प्रोटोकॉल से हमारे आदमी मरे।
बंगाल का चुनाव होते ही जो आईसीएमआर ने प्रोटोकॉल दिया था, उस प्रोटोकॉल से लोग मरे थे और बड़े अस्पतालों में लोग मरे थे और सरकारी अस्पतालों में लोग मरे थे। अगर डॉक्टर आपका जान पहचान का नहीं है और आप पहुंच वाले नहीं है तो आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझा गया और आपके घर वालों को वो एक्सपेरिमेंटल डोज दवाइयां दे देकर मारा गया। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में है। बवाल देखा नहीं था, वो मतलब कुनीन की गोलियां खा रहे थे जो, मतलब वो हफ्ते में एक दिन देते हैं और ये कहते हैं इसके साथ खान पान बड़ा मजबूत करना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है। वो ऐसे ही ले ली लोगों ने, उनके सब खत्म हो गया अंदर से। वो बेवकूफ ट्रंप मतलब जो भी दवाई बोलता था, ये दवाई ले दो, ये ले लो, फिर कहते ना भाई इससे काम नहीं चल रहा, ये बंद कर दो, ये ले लो ना, इसे बंद कर दो। सिंपल जो लोग अपने जिंदगी को ठीक से रखे, जिन्होंने अपने को धूप का एक्सपोजर अच्छा दिया, जिन लोगों ने अपने को पसीना जो निकालते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। खांसी, जुखाम, गला खराब होना ये रेगुलरली हर साल में 2 बार होता ही होता है। अप्रैल मई के महीने में भी होता है और अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में भी होता है। अब की बार क्योंकि हम लोग पहले से बोलने लग गए थे और क्योंकि किसान आंदोलन ने इनकी पोल खोल रखी है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रखा है ये। अब जो लोग, अब इन्होंने जब भी तीसरी लहर लानी होगी, उन लोगों को मारना शुरू कर देंगे जिनके टीके लगे हुए हैं। क्योंकि आप इस चीज को समझिए और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमसे पूछ लीजिए, हमारे से मांग लीजिए। 9518170000 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन मांग लीजिए। इन टीकों के अंदर क्या क्या है, जो इसके अंदर मटेरियल है वो हम लोगों को मारने के लिए काफी हैं। वो किस टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होते हैं, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिससे वो कंट्रोल होते हैं। आप लोगों को ये लगता है दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। ये जो टच फोन हम यूज कर रहे हैं ना, 1968 में ये लोग अमेरिका यूज कर रहा था। वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल तक पहुंच गई है आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहां आपके ब्लड सर्कुलेशन से वो लाई डिटेक्टर टेस्ट है, आपकी रेटिना से, आपकी बॉडी स्कैन करके आपकी बॉडी के सारे वाइटल्स, आपके ऑर्गन्स के सब कुछ वो जांच सकते हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, आप वहां रोबोट्स जो है वो सर्जरी कर रहे हैं। आप इस पूरे षड्यंत्र को समझिए। और अगर कोई अधिकारी आपको जबरदस्ती करता है, अगर कोई अधिकारी आपको ये कहता है कि आपको ये लगवाना पड़ेगा, तो भैया जी आप मुझे कॉल कर दीजिए। मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि हमारा ये अधिकारी कर रहा है और मेरे को नंबर भेज दीजिए, मैं कॉल करूंगा उसे, मैं पूछता हूं कि कौन जिम्मेदार होगा। और फिर उसको लपेटेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है अगर कोई जबरदस्ती हम लोगों को टीका लगवा दे तो, अगर उसके साइड इफेक्ट हो जाए या फिर हम लोग अपना क्लेम मांग ले तो। इसलिए अब मैंने पूछा, तुम्हारे अधिकारी ने जो ऑर्डर भेजा है उसकी कॉपी मुझे भेजो। कहते जी आदेश नहीं भेजा है। तो क्या भेजा है? बोले जी रिपोर्ट मांगी है। तो रिपोर्ट दे दो, हमने नहीं लगवाया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? रिपोर्ट रोज मांग रहे हैं, रोज दे दो। उस रिपोर्ट को देने से बचने के लिए अपने शरीर को इनका लैब रैट मत बनने दीजिए। गुलाम होने की तकनीक, गुलाम होने की इस प्रोसेस में शामिल मत होइए और आने वाले वक्त में अपने गांव को बचा लीजिए। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली ये बोल रहा हूं कि केवल एक रास्ता बचा है, अपने गांव की जमीनों को बचा लीजिए। अपने गांव में मीटिंग करिए, सरपंच को, मेंबरान को, सारे साहिबान को बुलाइए, पंचायत सेक्रेटरी को बुलाइए, वहां रेजोल्यूशन पास कीजिए ग्राम सभा का कि हमारे गांव से, अभी नरेंद्र मोदी ने पूरे 1 साल का कैलेंडर मांगा हुआ है ग्राम सभा से। ग्राम सभा में क्या मीटिंग्स होती हैं, क्या डिसीजन लिए जाते हैं, आपको किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि इन लोगों ने पूरा खेल खेला हुआ है। गांव के अंदर 2 ताकतें प्रधानमंत्री से भी बड़ी हैं, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। उनको संविधान ने इतनी ताकत दे रखी है, एक ग्राम सभा और एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी। स्कूलों के अंदर क्योंकि ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनके पास दिहाड़ी करने का टाइम नहीं होता, दिहाड़ी के अलावा कुछ और करने का टाइम नहीं होता है, इसलिए उनको ये नहीं पता कि स्कूल के अंदर टीचर क्या कर रहा है। हेडमास्टर्स अपनी मर्जी के रेजोल्यूशन पास करके जाके घर जाके अंगूठा लगवा आते हैं या फिर साइन करवा लाते हैं।
इस चीज को समझिए, क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है कि तुम्हें ये सब करना है, तो वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते हैं। इधर से ग्राम सभा को ताकत मिली हुई है, पंचायत भी ग्राम सभा से ऊपर जाकर के काम नहीं कर सकती, कोई सरपंच काम नहीं कर सकता, कोई बीडीपीओ है, चाहे कोई सरकार का नुमाइंदा है, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, कोई भी ग्राम सभा के डिसीजन को नहीं वापस मोड़ सकता। इसलिए अपनी ग्राम सभा बुलाइए, मीटिंग बुलाइए ग्राम सभा की, उस ग्राम सभा की मीटिंग में ये डिसाइड कीजिए, रेजोल्यूशन पास कीजिए गांव के लोगों के थ्रू कि हमारे गांव की कोई भी चीज बिकाऊ नहीं है, और पूरे साल के कैलेंडर में लिख दीजिए नील 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 नील, हमें कुछ नहीं बेचना है अपना। वो कह रहे हैं अपने ग्राम सभा के खर्चे निकालिए, ग्राम सभा के खर्चे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, वो हम साथ लग के निकाल लेंगे, उसका रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल होगी। ये लोगों किसानों को बिठा रखा है यहां पर, बाकी कर्मचारियों को आधा कर दिया है, उनके ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आंदोलन कहां से कर पाएंगे, मजदूर की मजदूरी खत्म कर दी है, वो बेचारा कहां से लड़ पाएगा। हर तबके को उन्होंने रोजी रोटी के झंझट में उलझा दिया है। जो नहीं उलझाया उसको इस बात का डर है कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। मैं यकीन मानिए, यहां इनकम टैक्स की रेड से डरने की जरूरत नहीं है। थानों के पास इतने अधिकारी नहीं है, कोर्ट में इतने जज नहीं है कि आपके मुकदमों का निपटारा कर दें। ये चक्कर, ये धक्के खाने के लिए तैयार रहिए, लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू कीजिए, एक दूसरे को बचाना शुरू कीजिए। अगर कोई आदमी, क्योंकि अब आने वाले वक्त में ये बाइनरी बना रहे हैं, ये कहेंगे कि जिन्होंने टीका नहीं लगवाया वो कसूरवार हैं इस बीमारी के फैलने का, जबकि बीमारी फैलने के सिर्फ 2 गुजराती वायरस कसूरवार हैं। आपको ये मालूम है, सबको पता है। ये किसी भी महामारी को साबित करने के लिए उनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब आने वाले वक्त में जो टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी आ रही है अमेरिका से, टेस्ला के थ्रू जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसको फंडिंग दे रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फंडिंग दे रही है, जिसके 3 सूत्रधार सबसे बड़े हैं, जैकब रॉथस्चाइल्ड, बिल गेट्स और रॉकफेलर। एक आदमी जैकब रॉथस्चाइल्ड पूरे बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, रॉकफेलर बिग फार्मा को कंट्रोल करता है, जो सारी एमबीबीएस की पढ़ाई डब्ल्यूएचओ के थ्रू आती है। आज के टाइम में डब्ल्यूएचओ को भी फंडिंग वही लोग दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी फंडिंग वही लोग दे रहे हैं। इन्होंने अपना एजेंडा 2019 की मीटिंग में बता दिया था, लेकिन हमारी आंखें बंद हैं। और यह मत समझिएगा कि आपकी आवाज उठाने के लिए कोई दूसरा नेता आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल इनका प्लान बी है। कल को सोनिया अगर राहुल गांधी की तरफ नहीं जाती है पब्लिक, और अगर, क्योंकि राहुल गांधी को डिफेम करने का यही फंडा था सारा का सारा, पूरा टेलीविजन तंत्र इसी काम पे लगा हुआ है। और जिस दिन ये लगेगा कि नरेंद्र मोदी की खिलाफत पूरे देश के अंदर हो रही है, उस दिन सारा टेलीविजन और सारा मीडिया उस तरफ चल पड़ेगा जो इनकी गुलामी स्वीकार करने के लिए दौड़ रहा हो। यही कारण है कि टीका लगवाने के लिए राहुल गांधी भी उतनी जबरदस्ती और जल्दबाजी दिखा रहा है जितना अरविंद केजरीवाल दिखा रहा है, ताकि उन लोगों के नजरों के अंदर आ जाए कि ये लोग भी हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए ये मत मानिएगा। एक दिन अखिलेश यादव ने बोला था कि मैं नहीं लगवाऊंगा टीका, अगले दिन वो भी पलट गया। इसके अलावा आप देख लीजिए, जयंत चौधरी को देख लीजिए, वो ढक के आता है। इधर ये नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, ये मुंह ढकने का। सबको पता है कि इससे नहीं होता कुछ भी। पीपी किट पहने वाले लोग तो मर गए हैं और उनको तो मार दिया इन लोगों ने, और आप ये मास्क लगा करके बचोगे। आपको नहीं समझ में आ रहा इतना लॉजिक कम से कम थोड़ा सा लॉजिक तो लगाइए। ऐसा क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी की पूरी मीडिया में खिलाफत में? कोई चीज आती है, उसके खिलाफत में कोई बोलने वाले लोग होते हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरा ओपिनियन ही ना हो समाज के अंदर, सारे के सारे एक ही एंगल से सोच रहे हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लॉजिकली उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री इस बात का डाटा क्यों नहीं देता पूरे देश को कि 2018-19 में कौन सी बीमारी से लोग मरे थे, और 20 में कौन सी बीमारी से मरे, और 21 में कौन सी बीमारी से मर रहे हैं लोग? अस्पतालों का डाटा हमारे पास है। कौन अस्पतालों में 2018 में कितनी मौत हुई, 19 में कितनी, 20 में कितनी और 21 में कितनी? तो आप, डब्ल्यूएचओ ने खुद आधिकारिक का आंकड़ा दिया है, 1000 में से 3 लोगों को खतरा है इस बीमारी से। अरे भैया, 1000 में से 3 लोगों को खतरा है, सिर्फ 3 लोगों को। इससे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट तो दस्त लगने का है, इससे ज्यादा मरने का रेट तो सुसाइड का है अपने देश के अंदर। तनाव से ज्यादा लोग मर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं।
टीबी से हर 5 मिनट में 3 आदमी मर रहा है, कुपोषण से मर रहे हैं, इलाज ना मिलने की वजह से, कुपोषण की वजह से और दस्त लगने की वजह से 20 लाख से ऊपर बच्चा मरता है हर साल अपने देश के अंदर। वहां तो कोई स्टेप नहीं उठाया पिछले 5-7 सालों के अंदर। 7 साल में आपकी जिंदगियां बद से बदतर होती जा रही हैं और उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाया। आपको बर्बाद करने के लिए हर स्टेप उठाया। आप सिर्फ एक चीज को ध्यान रखिए, अगर कोई आदमी, अगर कोई बीजेपी का, संघ का कोई किराए का टट्टू अगर आपसे ये पूछता है, आपको ये कहता है कि एक योजना तो बता दो, आप उससे एक पूछ लीजिए, एक योजना बता दे, और उस योजना से सिर्फ ये देखना है कि आखिरी आदमी को कितना फायदा हुआ है, अंबानी अडानी को कितना हुआ है वो नहीं देख रहे हैं। आज मेरा एक दोस्त, मतलब उसको मैं बड़ा संत और समझदार आदमी मानता हूं, उसने ठीक ठाक पैसा कमा रखा है, अच्छा खासा लोगों की सेवा भी करता है, उससे मेरी बात हो रही है। वो बंदा मुझे कहता है कि आज सेंसेक्स जो है वो टॉप पर है आज तक के। अरे भैया जी, जितनी प्रॉपर्टी बढ़ी है उन्हीं लोगों की बढ़ी है जो लोग ऑलरेडी अमीर लोग थे। गरीब आदमी तो और गरीब हुआ है, मिडिल क्लास की जिंदगी तो और बदतर हुई है, उसके लिए तो जीना मुश्किल हो रहा है और ज्यादा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिर्फ इन योजनाओं को सिर्फ इतना देखिए कि आंकड़ों का खेल कितना था, सच्चाई कितनी थी, और उस पैसे से, यानी जैसे जन धन योजना हो गया, आपका फसल बीमा योजना हो गया, आपका बीमा हो गया और दूसरे बीमा हो गए, सरकारी संस्थानों को कितना फायदा हुआ है ये देखना है आपको। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन समस्या का समाधान नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आपसे चीजें संभल नहीं रही हैं, क्योंकि प्राइवेट धंधों में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां भी तो इंसान ही काम करते हैं, तो आपसे नहीं वो इंसान ढूंढे जाते क्या? तो इसका मतलब आपकी क्षमता में कमी है। आपसे घर नहीं चलाया गया तो बीवी को छोड़ के भाग जाएंगे, तो इसका यह मतलब थोड़ी ना कि बीवी खराब थी, आप खराब थे, आपसे जिम्मेदारियां नहीं निभी, आप छोड़कर भागे थे, और अब यहां भी कह देते हैं हम तो झोला उठाकर भाग लेंगे। यही काम उन लोगों ने किया है, प्राइवेटाइजेशन चालू कर दी और उसके फेवर में बकवास करते हैं हरामखोर। इनके चमचे जो किराए के टट्टू बैठे हैं 2-2 रुपए में एक ट्वीट करने वाले, एक कमेंट करने वाले, वो लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बढ़िया है। सामुदायिक सेवाओं से बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। प्राइवेटाइजेशन में सबकी कमर टूटेगी, सब मरेंगे, और खास तौर पे वो आदमी जिनके बच्चे आज कम से कम स्कूल जाके 2 अक्षर पढ़ लेते हैं, वो तो भूल ही जाइए फिर आप। इसलिए किसान आंदोलन के साथ आकर के खड़े हो जाइए। आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम को बताया जाएगा, जैसे समाज के अंदर इस तरह से दिखाया जाता है कि वो फला आदमी तुम्हारा दुश्मन है, उसकी वजह से तुम्हारे को सीट नहीं मिली है। जैसे आरक्षण के खिलाफ चलेंगे, आरक्षण वालों को लगेगा कि ये लोग हमारे हक खा रहे हैं, इनको लगेगा सवर्णों को कि वो आरक्षण वाले खा रहे हैं। उधर से जो है वो नौकरी वालों को लगता है कि ये लोग जो मतलब अधिकारी हैं ये हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और बिजनेस वाले को ज्यादा फायदा हो रहा है, पॉलिटिशियंस को ज्यादा फायदा हो रहा है। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी वाले बुरे लगते हैं। इधर से कोई आरक्षण मांग रहा है तो उसके खिलाफ में वो जातियां खराब उल्टी खड़ी हो जाती हैं जो उन लोगों के आरक्षण में हिस्सा होने वाला है। आरक्षण प्रॉब्लम का समाधान नहीं है, और आरक्षण खत्म करना भी समस्या का समाधान नहीं है। किसान आंदोलन में भी लोगों को भगा रखा है, ये तो फलाने का आंदोलन है, तो ढिमके का आंदोलन है, 4 लोग बैठे हैं, सिर्फ पंजाब के हैं, सिर्फ हरियाणा के हैं, ये तो खालिस्तान से पैसा आता है, ये तो पंजाब, ये तो विदेशों से पैसा आता है। ये सब बकवास करके आप लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वही रोडवेज का रूट सरकारी बस के लिए घाटे का कैसे है कि प्राइवेट बस के लिए वो फायदेमंद हो जाता है सिर्फ तनख्वाह के लिए? तो भैया तनख्वाह जो मिल रही है वो हमारे बीच में से तो कोई बच्चा है, कल को आपके बच्चे का भी नंबर आ सकता है। स्थायी रोजगार के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है, वरना ये देश आने वाले वक्त में ये जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले लोग हैं ये इस देश को तालिबान से भी बुरा हाल कर देंगे। आज 2022 का चुनाव है, नरेंद्र मोदी की कोशिश क्या है कि योगी मुख्यमंत्री ना बने, तो यूपी में वैसे ही बीजेपी का एजेंडा है कि यूपी के अंदर योगी को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। क्योंकि पहली बार जब चुनाव जीती थी बीजेपी तो उसमें भाजपा जीती थी, या ये कह लीजिए मोदी जीता था। अब की बार वहां योगी जीतेगा क्योंकि मोदी की थू-थू हो रखी है।
तो अगर योगी जीतता है तो भाजपा के लिए, यानी कि खास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो बड़ा कद्दावर नेता बन जाएगा, इसलिए वो इसको हर हाल में हराएगा। सिर्फ इनको इतनी वोट चाहिए कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत आ जाए और फिर जबरदस्ती ठोके हैं सब। अपने गांव को बचा लीजिए, अपनी जमीनों को बचा लीजिए, किसान आंदोलन के साथ आके खड़े हो जाइए, चाहे आप किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग हों। और इससे भी बड़ी बात है, जो खाप हैं हरियाणा की स्पेशली, वो लोग कोई डिसीजन लें बढ़िया सा अपने गांव को बचाने का, सारी के सारे आदेश पारित करें, कोई ना कोई बैठ के मीटिंग करके। और उसके बाद मैं एक और इल्तिजा करूंगा आप लोगों से कि ये सबको मिलके बचाना होगा। और क्योंकि किसान आंदोलन की ये मजबूरी है, कह लीजिए, या संयुक्त किसान मोर्चा की ये मजबूरी है कि केंद्र चाहता है कि ये लोग अपनी इन दो मांगों से आगे ना जाएं, एमएसपी की गारंटी का कानून और इसका ये जो 3 कानून वापस लेने वाला। इन्होंने ये जमीनें हथियाने के लिए लिया था तो भूमि अधिग्रहण का नया बिल ले आए, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण के बिल को वापस ना लें। फिर ये ड्रामा कर रहे हैं, फिर तो सारे वापस हो जाए। अरे तो सारे नाश करने के लिए लिए थे तुम लोगों ने। मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई कि जो भी अगर कोई बीजेपी का किराए का टट्टू अगर आपको ये बोलता है कि मोदी ने ये योजना लागू कर दी, उस योजना का सिर्फ एक ही काम था, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना या आपकी जेब से पैसा निकालना, या अगर आपकी जेब से नहीं निकाला तो खजाने से पैसा निकालना। यानी कि देखो, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये सारी की पेट्रोलियम कंपनियां हैं। एचपी के भी सिलेंडर आते हैं, भारत पेट्रोलियम के भी आते हैं, इंडियन के भी आते हैं, इंडियन ऑयल के भी आते हैं। इन्होंने तीनों के बॉन्ड जो हैं वो मार्केट में उतार दिए हैं, तीनों कंपनियों को बेचने का। बीपीसीएल और एचपीसीएल के तो पहले से ही नीलामी शुरू कर रखी है इन लोगों ने। तो ये क्या खेल है आपको समझ में आया कि पहले उज्ज्वला योजना के तहत वो जो सिलेंडरों का जो पैसा था वो खजाने से, भाई कंपनी को तो दोगे ना कहीं से, पहले तो पैसा कंपनी को दे दिया गया, उससे पहले कंपनियां बेच दी गई, पहले कंपनी बेची, उसके बाद उज्ज्वला योजना लेकर के आए, और उसके बाद जो है वो मतलब वो पैसा उनको गया, उससे कमीशन भी लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अपने पार्टी के फंड में भी पैसा लिया। अपना जो एनजीओ बना रखा है प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने अपना एक एनजीओ बना रखा है जिसका नाम उन्होंने रखा है पीएम केयर्स। वो एनजीओ है, लोगों को लगता है वो कोई ऐसा ही जैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था वैसा फंड है ना भाई, वो एनजीओ है जिसमें आपके जबरदस्ती 1-1 महीने की तनख्वाह कट की गई थी बीमारी के नाम पे। यानी कि आप ये समझिए कि आपका पैसा या तो बैंक में गया है या किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी में गया है, आपके लोकल दुकानदार के पास नहीं। चाहे ऑनलाइन का प्रमोशन है, ऑनलाइन का प्रमोशन क्यों है? ताकि मैक्सिमम अकाउंट्स को ऑनलाइन मोड पे डाला जा सके। जिस दिन वो बैंक खत्म हो उस दिन फिर एक डिजिटल करेंसी आएगी। क्रिप्टो करेंसी को भी इसीलिए ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, और वो डिजिटल करेंसी जो होगी वही चलेगी फिर आने वाले वक्त में। आप गुलामी स्वीकार करते हो तो आपको रोटी लायक पैसे मिलते रहेंगे आपके खाते में, अदरवाइज छुट्टी। ऐसा भी चांस है कि इस टीके के थ्रू या अलग से बीमारी का बहाना बना करके आपकी बॉडी के अंदर एक चिप लगा दी जाए, वही चिप से सारा कुछ कंट्रोल हो। जैसे दूसरे कंट्री के अंदर, डेवलप्ड कंट्री में पहले कुछ एक ऐसा किया था, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया, उस सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ सब कुछ कनेक्ट कर दिया, फिर आपका थंब इंप्रेशन ही काम करेगा आपके सिग्नेचर की तरह कि आपने पैसे कटने हैं, इतने पैसे काटने हैं, तो वहां थंब लगाइए, इतने पैसे कटे आपके अकाउंट से सीधे डिडक्ट हो जाएंगे, आपको कहीं साइन कुछ नहीं करना, आपने वो दे दिए। इसी तरह से वहां से ये भी पॉसिबिलिटी है। आप देख लीजिए, ये सर्वाइवल की लड़ाइयां हमें लड़ते रहना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसलिए ही मेरे ख्याल से उनका जन्म ही इसलिए होता है कि उनको गालियां खानी है। मैंने तो ये भी कहा कि हमारा ओम प्रकाश चौटाला भी इसके अंदर शामिल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसमें शामिल है, और वो 6.5 फुटी जो खच्चर की बहू है वो तो है ही शामिल इसके अंदर। और मतलब ये समझिए कि कोई नेता ऐसा नहीं है जो आपके लिए आवाज उठा रहा हो। हमारे लिए बहुत आसान है, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत आसान है अपना कोचिंग सेंटर रन कर देना, मतलब कुछ भी ऐसा कर लेना जिसके अंदर पैसा बहुत कमाया जाए। और बहुत ही ज़्यादा आसान है कि
हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के चमचे बन करके और वहाँ पर कोई पद ले लें और फिर कल को राजनीति कर लें। पर रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई आदमी अगर आरोप लगा रहा है कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता मैं कैसी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं किस पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहा हूं, किन लोगों की पॉलिटिक्स कर रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आता। वो कल एक उसने मेरे ही गांव का है, मेरा भाई है, छोटा है मेरे से मतलब, लेकिन वो है बीजेपी का मतलब दल्ला कहूंगा मैं उसे। वो बोलता है कि तेरे को भाषण देने आ गए हैं, बढ़िया। मतलब यार इतना बेवकूफ है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं ये। फिर मेरे को गुस्सा आता है, कहता है तू तो टिकट लेगा किसी से। अरे कौन देगा? इन कुत्तों से टिकट लूंगा मैं जो ये अपने लोगों को मारने में इस षड्यंत्र में शामिल हो रखे हैं। तो मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जागिए, आप लोग मोहल्लों में तैयार रहिए, ग्रुप इकट्ठा कीजिए। अब वो लड़ाई का टाइम नहीं रहा, एक्चुअली लड़ाई का टाइम नहीं रहा। ग्रुप में रहिए, कोई पुलिस वाला मोहल्ले में घुसता उसको घुसने मत दीजिए, कोई सरकारी संस्थान बिकने मत दीजिए और सरकारों की खिलाफत कीजिए। चिट्ठियां लिखिए, आप मेल करिए या आप अपने अधिकारियों को बोलिए और डरिए मत कि आपके खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे। खुल करके आइए, अब तो वो टाइम आ गया है कि जिस वक्त हम लोग बलि पे चढ़ने के लिए तैयार हैं कि बस अब तो मरने के लिए ही तैयार हैं भाई। फिर ये मुकदमे और ये सब तो देखी जाएगी। बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है, कुछ हासिल करने के लिए लाइफ नहीं होती है। मेरा ये मानना है हमें अगली पीढ़ी को रास्ता दिखाना है और हम अगली पीढ़ी को डर वाला रास्ता दिखा रहे हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी पीढ़ी को लड़ाका बनाना है, अपने संघर्षों की लड़ाई उनको लड़ाई लड़ने सिखाना है और उनको जीतना भी सिखाना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आप मानिएगा और लोगों को अपने जैसी सोच के, जिन लोगों को ये समझ आया हुआ है कि ये बकवास है, उन लोगों कि ये जो कर रहा है ये नुकसान कर रहा है, कम से कम उनको ही संगठित करना शुरू कीजिए। फोन पे बात करके संगठित करिए, आप उनको व्हाट्सएप से संगठित करिए, आप उनको देखिए कि कौन लोग किस फेवर में है, कौन लोग खिलाफत में है। और जो आदमी आज बीजेपी के साथ है, जो आदमी आज संघ में है और जो आदमी आज इस तरह से मतलब आज भी जो बीजेपी के साथ है ना, वो समझ लीजिए समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन लोगों की पहचान करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि ये सावरकर के औलाद जो हैं, ये उनके वंशज जो माफी वीर के जो वंशज हैं, इनको कभी भी जिंदगी में सपोर्ट मत कर देना। ये लोगों को बोलना बहुत अच्छा आता है, इन लोगों को शब्दावली ऐसी चुनते हैं, सामने वाले का जी निकाल लेते हैं, जी 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 करके। और मर्यादा, संस्कृति, भारत, आर्यव्रत, इस तरह के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके आपको ये भ्रमित कर देते हैं, आपको ये इम्प्रेस कर देते हैं और यहीं पे आप गलती खा जाते हैं। मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, नीतियां इंपॉर्टेंट हैं। समाज में कोई भी आदमी जो किसी एक पक्ष को या किसी एक समाज के एक तबके का चौकीदार या एक तबके का रहनुमा बन के आता है और उसको बचाने के लिए आ रहा है, समझिए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई अगर ये कहता है कि मैं इस गांव की इस जाति का रहनुमा हूं, इस मोहल्ले का रहनुमा हूं, तो उसे दूसरे मोहल्ले को डोमिनेट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको एक तबके को इकट्ठा करना है तो उसके अंदर डर का माहौल बनाना पड़ेगा और वो डर होगा किसी दूसरे तबके से और वो समाज में क्लैश पैदा करेगा। हमारी भलाई सिर्फ तभी संभव है जब हमारे पास रहने वाले हर आदमी का भला हो रहा हो। ये बात हमने अपने बच्चों को समझानी है, यही हमने सिखाना है और टीका नहीं लगवाना है। क्यों नहीं लगवाना है? यहां बोलूंगा तो मेरी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी, फिर पहले की तरह सारी डिलीट हो जाएंगी, मेरे अकाउंट पे वो स्ट्राइक आता रहेगा। आप प्लीज मुझे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके पास वहां भेज दूंगा सारी डिटेल्स। और आप इकट्ठे होइए और मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कॉल ना करें और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।